गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हमारा कौन सा पेपर है। तो हम लोग अपना फर्स्ट ईयर का सिक्स पेपर कवर कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड यूनिट हमने स्टार्ट की थी, तो थर्ड यूनिट में भी हम लोग 3.1 कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं 3.2 की। तो 3.2 में क्या बात कर रखी है, बिहेवियर स्ट्रैटेजी, मतलब जो आपके व्यवहारिक रणनीतियाँ एंड अप्रोचेज और दृष्टिकोण। उसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बच्चे का जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को मैनेज करने के लिए आप किस किस तरह की स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो ना, या फिर कौन से टेक्निक्स जो आप यूज़ करते हो। तो उसमें आप कुछ 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA, वर्बल बिहेवियर एनालिसिस VBA, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT एंड देन रेनफोर्समेंट। तो क्या है, अगर किसी बच्चे के अंदर कुछ समस्या व्यवहार, तो उस समस्या व्यवहार को आप किस तरह से मैनेज करोगे, किन टेक्निक्स के थ्रू। तो यहाँ पे ये 3 टेक्निक्स दे रखी है इन्होंने, है ना, किस तरह से हम लोग अप्रोचेज है। बेसिकली हम बात करें क्या है हमारे अप्रोचेज हैं, तो हम इन अप्रोचेज के साथ किस तरह से बच्चों के साथ वर्क करते हैं। तो पहले हम वो जानते हैं। अगर हम यहाँ देखिए, अभी हम पीछे देखकर आ रहे हैं क्या है, बिहेवियर स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेज, व्यवहार रणनीतियाँ और दृष्टिकोण इन्होंने बात कर रखी है। ABA है ना, ABA, CBT और VBT। तो यहाँ पे हम बात करें बेसिकली, तो ये शॉर्ट फॉर्म है आपके। तो इस तरह से फुल फॉर्म्स भी आती हैं कि ABA का फुल फॉर्म भी है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, CBT की फुल फॉर्म है ना, ये VBA की है फुल फॉर्म, वर्बल बिहेवियर एनालिसिस। तो इस तरह से भी फुल फॉर्म क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन करके रखो। तो उसके बाद हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स किस तरह से हो सकती हैं। एक फ्रॉम बच्चे के अंदर, जो बच्चा स्पेशल बच्चा है, उसके बिहेवियर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बिहेवियर प्रॉब्लम बोलते हैं। यहाँ जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, समस्या व्यवहार, ये प्रॉब्लम बिहेवियर। जैसे सभी व्यवहार एक कार्य करते हैं आमतौर पर इनमें से, जैसे हमारे अंदर अपने अपने हर किसी के अपने अलग बिहेवियर्स होते हैं किसी के अंदर, है ना। तो इस तरह से इन सभी बच्चों के अंदर उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है, तो हम बिहेवियर प्रॉब्लम्स के नाम से जानते हैं। यदि फर्स्ट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ध्यान आकर्षित करने के लिए। अगर बच्चे की तरफ आप लोग का क्या होता है, कुछ बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं, क्या उन्हें हर एक चीज़ पे उन्हें अपना दूसरों का ध्यान अपने तरफ चाहिए होता है। तो दूसरों का ध्यान अपने तरफ लाने के लिए उन्हें नहीं पता कि किस वे में चीज़ें हमें करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो कुछ नहीं जानते। तो वो क्या करते हैं, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ भी एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दिया। रोना, पीटना, दरवाज़ा बजाना, टेबल बजाना, ज़मीन पे पैर मारना, लौटना, रोना धोना, जो भी उनका है। बच्चों के हिसाब से उस टाइम पे ठीक था, वो बच्चों ने क्या किया, प्रॉब्लम शुरू कर दी। तो हमारे हिसाब से एक चीज़ पर्टिकुलर एक लेवल पे हो या कभी कभी हो, तो वो चीज़ नॉर्मल होती है बच्चे का एंगर भी। लेकिन जो चीज़ एक अनएप्रोप्रिएट वे में हो रही, तो वो चीज़ फिर नॉर्मल नहीं रह जाती। नेक्स्ट बात करें, एक वांछित वस्तु या गतिविधि तक पहुंचने के लिए जो चीज़ बच्चे को चाहिए, अगर बच्चे को वो चीज़ नहीं मिलती है, तो जब वो मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो वो फिर से अपना बिहेवियर प्रॉब्लम दिखाना शुरू कर देता है। बिहेवियर प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज़ें हैं, खुद को मारना, दूसरों को मारना, दरवाज़ा पटकना, रोना, झूठ बोलना, चोरी करना, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है वो बच्चे का बिहेवियर, जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक वांछित कार्य से बचने के लिए, अब आपको क्या था कि एक बच्चे को एक कार्य कर रहा है, तो उसे वो कार्य बिल्कुल करना पसंद नहीं है। तो जब उस कार्य को करना पसंद नहीं, जब भी हम उसको वो कार्य करने के लिए देते हैं, तो बच्चे का जो बिहेवियर है ना, फिर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती हैं। उसके बाद एक संवेदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बच्चों के अंदर जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, सेंसरी इशूज़ होते हैं, संवेदी आवश्यकताएं होती हैं। संवेदी आवश्यकताएं होती हैं कि कुछ कभी उसे टच के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, विजन से हो सकती है, ऑडिटरी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है ना। तो वो उन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी कभी गलत बिहेवियर करते हैं। तो हम लोगों ने, मैंने बात की कि अगर मैं आपको पहले बता रही हूँ कि पहले अप्रोचेज स्ट्रैटेजीज किस तरह से यूज़ करें, तो उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि बच्चों के अंदर किस तरह की बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं और क्यों होती हैं, वो कैसे बच्चे के अंदर बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसे आपने पीछे एग्जाम्पल के थ्रू देखा था, ABA, VBA, CBT जो भी देखा था, तो उसको अब हम बात करेंगे कि करके उसको हम डिस्कस करेंगे मेनली। आपको यहाँ पे दिखा रहा है इस टाइम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, है ना,
ये चीज़ नज़र आ रही है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण। बच्चे के व्यवहार को किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA क्या है, एक प्रकार का चिकित्सीय हस्तक्षेप है, क्या है, एक मेडिकल इंटरवेंशन है जो सुदृष्टिकरण तकनीक के माध्यम से संचार, सामाजिक संचार और सीखने के कौशल में सुधार कर सकता है। जो ASD वाले, ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनके सोशल, कम्युनिकेशन और लर्निंग वाले जो स्किल्स होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो इन इफ़ेक्ट को मतलब जो भी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स है तो इन प्रॉब्लम को किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम इन्हें क्योर कर सकते हैं। जैसे सामाजिक कौशल, सीखने के कौशल जैसे सोना, अनुकूल व्यवहारों में सुधार के अलावा यह विशिष्ट व्यवहार कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। क्या है, इन बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि ये हर चीज़ की तरफ ध्यान केंद्रित, अटेंशन नहीं दे पाते हैं। जैसे कि ठीक मोटर निपुणता, स्वच्छता, सौंदर्य आदि के अपना क्या है, मोटर रिलेटेड कार्य, निपुणता से कार्य करना, स्वच्छता, अपने आप को हाइजीनिक होना, अपने आप को सुंदरता के रूप में कार्य करना, कुछ इसे ऑटिज्म व्यवहार चिकित्सा भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं ऑटिज्म बिहेवियर मेडिसिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह है ABA के अनुप्रयोगों में से एक है। अगर आप इस तरह का प्रयोग कर रहे हो तो वो भी क्या, आपका अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के अंतर्गत ही आएगा। ABA स्कूलों, घरों और क्लिनिकों सहित विभिन्न स्थितियों में मनोवैज्ञानिक स्थितियों वाले बच्चों और वयस्क दोनों के लिए प्रभावी है। ये जो आपका ABA प्रोसेस है वो आपका स्कूल में, घर पे या फिर आपके क्लिनिक पे जिन बच्चों के साथ क्या है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ मौजूद हैं, जिनके बिहेवियर में प्रॉब्लम है, तो चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, दोनों के लिए क्या है प्रभावी, इफेक्टिव हो सकता है। आगे देखिए, यह भी दिखाया गया है कि लगातार ABA थेरेपी सकारात्मक कौशल और व्यवहार में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। अगर बच्चे को रेगुलरिटी के साथ क्या है उसके बिहेवियर को एनालाइज किया जा रहा है तो बच्चे के अंदर क्या है पॉजिटिव स्किल्स एंड जो उनके बिहेवियर है उसमें काफ़ी हद तक क्या है सुधार किया जा सकता है और भविष्य में सेवाओं की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। जिस प्रकार से आप बच्चे के अंदर आज प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए आप बच्चों को ABA की जो कोई भी सर्विसेज दे रहे हो तो उन सर्विसेज को हम क्या कर सकते हैं फ्यूचर में जाके कम कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ बच्चे का बिहेवियर भी कम हो जाएगा। ABA थेरेपी कार्यक्रम मदद कर सकता है। अगर आप बच्चे के साथ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस अप्रोचेज यूज़ कर रहे हो तो उसमें हम क्या क्या चीज़ इन्हें से मतलब क्योर कर सकते हैं। तो भाषा, आपका लैंग्वेज, आपका संचार कौशल में सुधार के आपका लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल क्या हो सकते हैं इम्प्रूव हो सकते हैं। ध्यान, अटेंशन, सामाजिक स्किल्स एंड स्मृति, आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव हो सकती है। शिक्षाविदों को बढ़ाएं, व्यवहार संबंधी समस्याओं की घटना को कम करें, मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड जो बच्चों को चीज़ें हैं वो अंदाज़ा कराएं और जो बच्चे के अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम है उस चीज़ों को घटना खुद ब खुद इंक्रीज बढ़ जाएगा। आगे इसका प्रोसेस पढ़ते हैं, क्या प्रोसेस है इसका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ABA क्या है, एक प्रकार की थेरेपी है जो सीखने और व्यवहार संबंधी ट्रेडों के मनोविज्ञान पर आधारित है। मतलब क्या है, साइकोलॉजी बेस्ड है, चीज़ों को मन की बातों को जानना, बेसिकली बच्चे के मतलब कि उसके मन पे किसी प्रकार का बोझ है जिसके कारण बच्चे के अंदर ही इस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। ABA थेरेपी इस बात की समझ को लागू करती है कि व्यवहार वास्तविक जीवन की स्थितियों में कैसे काम करता है। अगर बच्चे के साथ क्या है, किन परिस्थितियों के कारण बच्चे के बिहेवियर में क्या है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसे व्यवहारों को बढ़ाने के लिए जो सहायक होते हों, ऐसे व्यवहारों को कम करते हैं जो हानिकारक है या सीखने को प्रभावित करता है। अगर आप इस प्रकार से बच्चों के क्या है बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है तो वो बच्चों की लर्निंग को भी इफ़ेक्ट करता है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में व्यवहार को समझने और बदलने के लिए कई तकनीकें शामिल हैं। अगर आप ABA एनालिसिस बच्चों के लिए यूज़ करते हो तो उसमें लिए क्या है कि बच्चों के अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में और बच्चों के बिहेवियर को चेंज करने में आप विभिन्न प्रकार की टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। ABA लचीला उपचार का एक रूप है। क्या है ABA, क्या है, एक फ्लेक्सिबल प्रिवेंशन है, एक उपचार है करने का। इसे प्रत्येक अद्वितीय व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। जो भी जिस बच्चे की जो नीड्स हैं उस नीड्स को समझकर उसको सॉल्व करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे हमें। इसे घर, स्कूल, समुदाय में कई अलग अलग स्थानों पर भी प्रदान किया जा सकता है। ABA थेरेपी में एक से एक शिक्षण या समूह निर्देश शामिल हो सकते हैं। ABA थेरेपी कार्यक्रम मदद कर सकते हैं। ABA में आप किस प्रकार से बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, क्या आप सिंगल इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो या ग्रुप में विभिन्न रूप से इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो।
जो बच्चे जो इस कैरेक्टर जो आप बच्चे की थेरेपी करा रहे हो, बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, अगर बच्चा आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा तो वो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे बात करें, क्या लिखा है, एक योग्य व्यवहार। एक योग्य व्यवहार मनोवैज्ञानिक डिज़ाइन करता है, एक क्या है, एक प्रॉपर बिहेवियर, एक साइकोलॉजिकल डिज़ाइन आपके लिए तैयार करता है। उससे क्या होगा, और सीधे कार्यक्रम की देखरेख करता है। वह बच्चों के कौशल, जो बच्चे की स्किल्स हैं, जो उसकी नीड्स हैं, जो उसका इंटरेस्ट है, रुचियां हैं, प्राथमिकता और पारिवारिक परिस्थितियों के लिए क्या है, एबी कार्यक्रम को अनुकूलित करते हैं। बच्चों के लिए क्या करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए हम एबी एनालिसिस का यूज़ करते हैं। इस तरह से हमने पीछे पढ़ा, विशिष्ट उपचार लक्ष्यों को तैयार करने के लिए एबी कार्यक्रम बच्चों के मौजूदा कौशल और वरीयता के विस्तृत मूल्यांकन के साथ शुरू किया जाता है। जब भी आप बच्चे के लिए क्या कर सकते हो, बच्चे के उपचार के लिए लक्ष्यों को तैयार करने के लिए क्या करते हो, एबी कार्यक्रम के मौजूद कौशल और वरीयता को क्या है, एक मूल्यांकन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बच्चे का प्रीवियस लेवल चेक करते हैं कि बच्चे के अंदर इस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एग्जैक्टली ऑटिज़म से पीड़ित बच्चे की उम्र, क्षमता के स्तर को ध्यान में रखकर उपचार के लक्ष्य तय किए जाते हैं। जब भी आप बच्चे के लिए कोई प्रोग्राम का तैयार करते हो तो उसमें बच्चे की एज और उसकी कैपेसिटी और उसके लेवल को क्या है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ही उसके लिए क्या है, उसके लक्ष्य तैयार करने चाहिए। लक्ष्यों में विभिन्न कौशल क्षेत्र शामिल हो सकते हैं जिन आप चीज़ों को बच्चों की इम्प्रूव करना चाहते हो। उसमें विभिन्न कौशल दे रखे हैं उन्होंने, जैसे संचार और भाषा, कम्युनिकेशन और आपकी लैंग्वेज, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, फिर है स्वयं देखभाल व्यवहार, उसके बाद है खेल और आराम, फिर है मोटर कौशल, उसके बाद है सीखना और शैक्षणिक कौशल। तो इन मतलब के एरियाज में अगर बच्चे के बिहेवियर, तो हम उस पर अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यूज़ करके बच्चे के बिहेवियर को कम कर सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, निर्देश योजना इनमें से प्रत्येक कौशल को छोटे ठोस चरणों में विभाजित करती है। जब भी आप बच्चों के लिए क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो तो इंस्ट्रक्शन बच्चे को बड़ा बड़ा नहीं देना चाहिए, तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ही बच्चों को देना चाहिए। एक बार में आप बच्चों को तमाम इंस्ट्रक्शन दोगे तो बच्चा वहाँ पर चीज़ों को नहीं लर्न कर पाएगा ईजिली। चिकित्सा, यहाँ पर बात करें, चिकित्सा प्रत्येक चरण को एक एक करके सरल से जटिल सिखाता है। जो भी आपका चिकित्सक है, जो आपका सिखाने वाला है, वो कोई भी स्टेप को, इस स्टेप को इजी वे में करके इजी टू कॉम्प्लेक्स बच्चे को सिखाता है। प्रत्येक क्षेत्र सत्र में डेटा एकत्र करके प्रगति का मापन किया जाता है कि आप क्या करते हो, थोड़े थोड़े टाइम पे बच्चों से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो आप बच्चे का लेवल है अचीवमेंट का, उसको चेक किया जाता है। डेटा निरंतर आधार पर लक्ष्यों का और बच्चों की प्रगति का निगरानी करने पर मदद करता है। जो भी आपने डेटा बच्चे की नहीं क्या कर रखा है, कलेक्ट कर रखा है, वो बच्चे के गोल्स और उसके अचीवमेंट पे ऑब्जर्व करने में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है कि पहले बच्चे का लेवल क्या था और आज बच्चे का लेवल क्या है। चिकित्सक नियमित रूप से आगे की योजना बनाने और उसके अनुसार शिक्षण योजना और लक्ष्य को समायोजित करने की प्रगति के बारे में जानकारी को समीक्षा करने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ मिलते हैं। जो भी बच्चे के लिए प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें बच्चों के पेरेंट्स, टीचर्स वगैरह का सबका सपोर्ट उसमें होना ज़रूरी है। और सभी मिलकर बच्चों के लिए क्या है, चीज़ों को डिसाइड करते हैं अपने अपने सुझाव देकर, क्योंकि हर एक बच्चे को अपना एक अलग वे में जानता है और उसके अलग वे में बच्चों से इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। आगे बात करें क्या लिखा हुआ है, ये अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में प्रयुक्त 5 तकनीकें। कौन कौन सी आप तकनीक यूज़ कर सकते हो जब आप बच्चे पे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यूज़ करते हो। तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में बच्चों में वांछित परिणाम उत्पन्न करने के लिए कई तकनीकें शामिल हैं। अगर आप बच्चों में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हो तो उसमें आप विभिन्न तकनीकें यूज़ कर सकते हो, जो बच्चे के व्यवहार में क्या है, संशोधित चेंजेस करके आप उस चीज़ का लाभ उठा सकते हो। यहाँ 5 मूल्यवान तकनीकों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले देखें क्या है, सकारात्मक सुदृष्टिकरण मतलब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। विशेष आवश्यकता वाला बच्चा जिसे सीखने या सामाजिक संपर्क में क्या है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह नहीं जानता कि कुछ स्थितियों को कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। जो बच्चों में क्या है, डिफ़िकल्टीज़ हैं चीज़ों को लर्न करने में, सोशली इंटरेक्ट करने में, वो नहीं जानता कहाँ पे हमें किस प्रकार से रिस्पॉन्स देना है। सकारात्मक सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने का एक तरीका भविष्य में व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए तुरंत सकारात्मक सुदृष्टिकरण का उपयोग करना शामिल है। अगर आपको लगता है कि आपको बच्चे को किस तरह से प्रतिक्रिया देना सिखाना है, तो बच्चे का अगर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बच्चे ने कोई एक पॉजिटिव एक्टिविटी की है,
तो उस एक पॉजिटिव स्टेप के बाद तुरंत बच्चे को रेनफोर्समेंट देना, मतलब बच्चे को क्या करना, पुनर्बलन देना, जो बच्चे की फेवरेट चीज़ हो। एक तरीके से हम नॉर्मल वे में बात करें कि अगर मुझसे मेरी मम्मी को कुछ काम कराना है, सब बाहर से सब्ज़ी बनवानी है, तो मैं सब्ज़ी नहीं लाती, वो मुझसे बोलेंगे कि बचे हुए पैसे तुम ले लेना, तो मैं क्या करती हूँ, उस लालच की वजह से मैं वहाँ जाती हूँ। तो हमें इसी प्रकार से बच्चे को लालच देना होता है, लालच भी उस चीज़ का जो बच्चे की चीज़ फेवरेट हो। बच्चा उस चीज़ की वजह से बच्चा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, तब जब मैं ये कार्य करूँगा, जो भी बच्चे का पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, जब मैं ये कार्य करूँगा मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो बच्चा उस चीज़ के मिलने के कारण क्या करता है, उस बिहेवियर को या फिर उस कार्य को करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट बात करें, नकारात्मक सुदृष्टिकरण मतलब नेगेटिव रेनफोर्समेंट। जब दुर्भावनापूर्वक व्यवहार होते हैं तो व्यवहार को तुरंत ठीक करने की आवश्यकता होती है। जब बच्चे ने किसी प्रकार का गलत व्यवहार कंडक्ट किया तो उसको क्या है, तुरंत ही ठीक करने की आवश्यकता होती है। बुरे व्यवहार को ठीक करने का एक अच्छा तरीका बच्चे से वांछित वस्तु या गतिविधि को हटाना है। मतलब जो भी अगर बच्चे ने कोई गलत व्यवहार या फिर कुछ अनुचित व्यवहार करा है तो उस टाइम पर जो बच्चे के साथ जो बच्चे की वांछित वस्तु, जो बच्चे को चीज़ें चाहिए होती हैं, उन वस्तुओं से क्या है, बच्चे के पास से हटा देना या उससे वापस ले लेना। ये बच्चों के लिए क्या होगा, नेगेटिव रेनफोर्समेंट होगा। इससे बच्चा क्या समझेगा, अगर मैंने ये वाला काम किया है और उसके तुरंत बाद ये आपकी कंडक्ट करनी चाहिए आपको क्रिया, तो बच्चे के अंदर इस प्रकार की क्या है, अंडरस्टैंडिंग उपलब्ध होगी। जब मैं ये काम करता हूँ तो मुझसे मेरी एक अच्छी चीज़ या मेरी प्यारी चीज़ मुझसे ले ली जाती है, तो मैं ये व्यवहार ना कम करूँ। तो बच्चा अगर अपनी चीज़ों से उसे लगाव होगा तो बच्चा उस चीज़ को कम करने की कोशिश करेगा। यह गैर प्रतिकूल दंड का एक रूप है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे के लिए कार्यवाही और परिणाम की प्रासंगिकता को समझने के लिए नकारात्मक तरीका सुसंगत होना चाहिए। मतलब जब भी आप नेगेटिव रेनफोर्समेंट का यूज़ करो तो आप ध्यान रखोगे हमें बच्चे से ऐसी चीज़ लेनी है जो बच्चे की प्रिय हो। नेक्स्ट बात करें, संकेतों का उपयोग करना। संकेत दृश्य और मौखिक संकेत है जिसका उपयोग किसी विशेष व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। आप क्या कर रहे हो, संकेत मतलब गेस्चर, दृश्य, विजन एंड मौखिक आपका वर्बल। संकेत क्या है, एक गेस्चर है जिसका उपयोग किसी विशेष व्यवहार, कोई भी स्पेसिफिक व्यवहार है उसको क्या मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। मौखिक संकेत अनुसार स्मारक होते हैं, जबकि दृश्य संकेत का और भी कम प्रत्यक्ष होते हैं। और यह आपकी आंखों का इशारा या एक नज़र हो सकती है। बच्चा इस संकेत को देखेगा और उसे सरल तरीके से व्यवहार करने के लिए याद दिलाया जाएगा। मतलब अगर बच्चा कोई चीज़ को भूल रहा है तो आप अपने कुछ ऐसा गेस्चर बच्चों के सामने प्रेजेंट करें जो बच्चों को चीज़ों को याद दिलाए और बच्चा क्या कर रहा है, वो चीज़ें वहाँ पर कंडक्ट करे अपनी पॉजिटिविटी। ठीक है, बच्चा इस संकेत को देखेगा और उसे सरल तरीके से व्यवहार करने के लिए क्या है, याद दिलाया जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है, घर में चलते समय अपने जूते उतारना, भोजन से पहले हाथ धोना, इसके उदाहरण हो सकते हैं। आपको वर्बली नहीं बोलना, बच्चे को थोड़ा सा एक इशारा देना चाहिए को, चाहे अपनी आंखों से या हाथ से जो भी हो सके, उस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करके बच्चे का जो बिहेवियर है उसको पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, क्या लिखा हुआ है, कार्य विश्लेषण मतलब टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस में क्या है, ये व्यवहार को सही करने, सुधार करने के बजाय बच्चों के बारे में जानने में मदद करने के लिए वर्तमान व्यवहार, प्रवृत्तियों और कार्यों का एक विश्लेषण मॉडल है। बाल मनोवैज्ञानिक बच्चे को कार्य देता है और देखता है कि वह इसे कैसे करता है। यह विश्लेषण कई श्रेणियों में विभाजित है। टास्क एनालिसिस मतलब क्या है कि ये बच्चों को चीज़ों में मदद नहीं करता, ये बच्चों के लेवल को जानने में मदद करता है कि जो बच्चे का लर्न करने का लेवल है वो किस तरह से है। तो आपके ये विश्लेषण को कई भागों में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। शारीरिक एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाएँ, संज्ञानात्मक क्रियाएँ, दोहराव, आवटन और पर्यावरण। बेसिकली मैं बात करूँ टास्क एनालिसिस की, तो वो जो भी आप बच्चे को एक्टिविटी सिखा रहे हो तो उस एक्टिविटी को ईजी वे में छोटे छोटे पार्ट में तोड़ कर बच्चे को सिखाया जाता है। क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं इनके लिए एक छोटी से छोटी एक्टिविटी बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है, तो इसलिए हम बच्चे को छोटी एक्टिविटी को भी छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ईजी वे में बच्चे को सिखाते हैं। तो बेसिकली हमारा टास्क एनालिसिस होता है। बात करें सामान्यकरण, इस मॉडल के माध्यम से
चिकित्सक एक उदाहरण में बच्चे ने जो सीखा उसे लेता है और उसे अन्य उदाहरणों पर लागू करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा इसे गाते समय वर्णमाला को बोलना जानता है तो बाल मनोवैज्ञानिक वर्णमाला के बारे में उनका ज्ञान ले सकता है और बच्चों को उनके नाम की वर्तनी सिखाने के लिए इसे लागू कर सकता है। इन्होंने बात कर रखी सामान्यकरण, मतलब जनरलाइजेशन होता क्या है। जो काम यहाँ पे केस बाय वाक्य, जो चीज़ बच्चा लर्न कर चुका है उस चीज़ को आपको अदर इन्वायरमेंट में कंडक्ट कराना। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को बताया है कि अगर बच्चा क्या है लय में गाने के लिए क्या है वर्णमाला को याद है, उसे पता है आ बा, है ना, आ ई, तो वो अगर चीज़ को लर्न कर गया है तो आगे उस चीज़ को हमें बढ़ाने के लिए फिर हम ये पूछ सकते हैं कि अपने नाम को आप इसी वर्तनी में गाकर बताओ। तो हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि बच्चे ने जो चीज़ लर्न की है वो एक ही सेक्टर में यूज़ कर सकता है या उसका प्रयोग अलग अलग वे में भी कर सकता है, और बच्चों को उनके नाम की वर्तनी सिखाने से लागू करने का प्रयास कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को व्यक्तिगत और विशेष सहायता के सबसे अधिक लाभ होते हैं। कुछ अच्छी तरह से समायोजित और कुछ व्यवस्थक बनाने में मदद करते हैं जिन्हें थोड़ी अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। बच्चों को हम विभिन्न तरह से थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करके क्या है बच्चों की जो कमियां हैं उनको दूर करने में सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्या था, बिहेवियर स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेज। उसमें हमने ABA पढ़ा, ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 20-21 मिनट की वीडियो हो जाएगी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम VBA एंड CBT नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देन आई होप आपको टॉपिक आज का समझ में आया होगा, मैंने सही से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।